हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी मंत्र नॉलेज इज द ग्रेटेस्ट पावर। पिछले क्लास में हम डीएनए आरएनए के बारे में समझा चुके थे। डीएनए और आरएनए क्या होता है? तो न्यूक्लिक एसिड होता है। सबसे पहले क्या होता है? तो सबसे पहले कोशिका। कोशिका के अंदर क्या पाया जाता है? केंद्रक। केंद्रक के अंदर क्या पाया जाता है? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम को खींचेंगे तो क्या मिलेगा? डीएनए मिलेगा। क्या मिलेगा? डीएनए मिलेगा। और जब डीएनए को और खींचेंगे तो क्या मिलेगा? जीन मिलेगा। और जीन के अंदर क्या मिलेगा? न्यूक्लियोटाइड मिलेगा। न्यूक्लियोटाइड में क्या मिलेगा? तो एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन मिलेगा। ये सब आपको हम पिछली क्लास में बता चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर पिछला क्लास देख लीजिएगा। तो डीएनए और आरएनए के बारे में हम समझा दिए थे। आरएनए में बताए थे आरएनए के कितने प्रकार होते हैं। तो आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं एमआरएनए, टीआरएनए और आरएनए। एमआरएनए का मतलब क्या होता है? मैसेंजर आरएनए। टी से ट्रांसफर आरएनए और आर से राइबोसोम आरएनए। इनका कार्य क्या होता है? तो प्रोटीन निर्माण में सहायता प्रदान करना। आरएनए का कार्य क्या होता है? प्रोटीन के निर्माण में सहायता प्रदान करना। किसमें? ह्यूमन बॉडी, जितने भी बड़े जीव होते हैं उनमें आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है? प्रोटीन निर्माण में सहायता करना। प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? राइबोसोम करता है। और जो जितने भी बड़े जीव होते हैं उसमें राइबोसोम कौन सा पाया जाता है? 80S या 70S? 80S पाया जाता है। कौन पाया जाता है? 80S पाया जाता है। अब बताइए कोरोना वायरस में कौन सा राइबोसोम पाया जाएगा? कोरोना वायरस क्या है? आंखों से दिखाई देता है? नहीं देता है तो क्या हो गया? प्रोकैरियोटिक जीव हो गया। और प्रोकैरियोटिक में कौन सा पाया जाता है? 70S राइबोसोम पाया जाता है। तो कोरोना वायरस में प्रोटीन कम बनता होगा। 80S ज़्यादा प्रोटीन बनाता है, 70S कम प्रोटीन बनाता है। क्योंकि सबसे अधिक प्रोटीन की आवश्यकता किसे होगी? जो बड़े जीव हैं उनको अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होगी। जब छोटे जीव हैं तो उनको प्रोटीन की आवश्यकता उतना नहीं है। समझ में आया? कोरोना वायरस का भी क्लास हम कर चुके हैं। समझ में आ गया था इतना क्लास? तो M4 क्या होता है? मैसेंजर आरएनए, T4 ट्रांसफर आरएनए और R4 राइबोसोम आरएनए। आरएनए का क्या क्या कार्य होता है? प्रोटीन के निर्माण में सहायता प्रदान करना। देखिए अगर आप कहीं पर भी संश्लेषण वर्ड देख लें, कई जगह लिख देता प्रोटीन का संश्लेषण करना। तो संश्लेषण का मतलब ही होता है निर्माण करना। समझ में आया? प्रोटीन का संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण मतलब क्या होता है? भोजन का निर्माण हो रहा है तो संश्लेषण वर्ड देख जाइएगा तो समझ जाइएगा कुछ ना किसी चीज़ का निर्माण जरूर हो रहा है वहाँ पे, तभी वहाँ पे संश्लेषण का कार्य मतलब लगा हुआ है। संश्लेषण का मतलब ही होता है वहाँ पे कोई निर्माण कार्य चल रहा है। आपको पिछले क्लास में बताए थे डीएनए से डीएनए बनेगा तो क्या कहलाएगा? रेप्लिकेशन कहलाएगा। डीएनए से डीएनए बनेगा तो क्या कहलाएगा? रेप्लिकेशन कहलाएगा। आरएनए से आरएनए बनेगा तो रेप्लिकेशन कहलाएगा। समझ में आया? लेकिन डीएनए से आरएनए बन जाएगा तो क्या कहलाएगा? ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा। और आरएनए से यदि डीएनए बन जाएगा तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाएगा। ये सब पिछले क्लास में आपको बता चुके थे। अगर आरएनए से क्या बन जाएगा? प्रोटीन बन जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो ट्रांसलेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ट्रांसलेशन कहलाएगा। यहाँ पे आपको हम एग्जाम्पल भी देकर समझाए हुए थे पिछले क्लास में। तो उम्मीद करते हैं पिछला वाला वीडियो आपको समझ में आया होगा। आप देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो उसे देख लीजिएगा, उसके बाद से इस वीडियो को देखिएगा। और आप लोगों के लिए एक खुशखबरी ये है कि जैसे ही सेल चैप्टर ख़त्म होगा हम आपके लिए एक टेस्ट का स्लाइड लेकर आएंगे। टेस्ट का PDF भी आपको दे दिया जाएगा और आपका पूरा चैप्टर का टेस्ट लिया जाएगा। तो आप अच्छे से पढ़िए और टेस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाइए। तो आपका टेस्ट वाला क्लास जैसे ही चैप्टर ख़त्म होगा, लगभग 80% कोशिका का जो चैप्टर है वो ख़त्म हो चुका है। 20% और बचा हुआ है। 20% पढ़ाने के बाद से आपका कोशिका वाला चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद से उसका टेस्ट लिया जाएगा। तो टेस्ट का स्लाइड भी तैयार हो रहा है, कुछ दिन में हो जाएगा। जैसे कोशिका का चैप्टर ख़त्म होगा आपका टेस्ट वाला स्लाइड भी आ जाएगा, आपका टेस्ट लिया जाएगा। तो आप उसके लिए तैयारी कीजिए और तैयार रहिए। तो नेक्स्ट हम क्या बोले थे? कोशिका विभाजन के बारे में पढ़ाने के लिए, सेल डिवीजन के बारे में पढ़ाने के लिए। समझ में आया? इससे पहले हम किस चीज़ के बारे में पढ़ा चुके हैं? कोशिका के सभी अंग के बारे में बता चुके हैं। अब कोशिका के कोई भी अंग नहीं रहा। अब कोशिका के क्या होता है, विभाजन कैसे होता है, सेल का विभाजन कैसे होता है, इसके बारे में हमको पढ़ना है। कोशिका का विभाजन कैसे होता है, सेल डिवीजन का मतलब क्या होता है। तो सेल डिवीजन का मतलब होता है, ये हो गया एक कोशिका। कोशिका का टूट जाना, क्या ये सेल डिवीजन कहलाएगा? कोशिका टूट गई तो क्या इसे हम सेल डिवीजन कहेंगे? बिल्कुल नहीं, इसे हम सेल डिवीजन नहीं कहेंगे। कोशिका यहाँ से टूटी टूटी और फिर अपने जैसा क्या उतना ही बड़ा बड़ा कोशिका का निर्माण हो जाए जितना बड़ा वो पहले था, उसे हम क्या कहेंगे? कोशिका विभाजन कहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि कोशिका टूट गया है और नहीं रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? कोशिका विभाजन नहीं कहेंगे। वो किस में होता है? न्यूरॉन सेल में होता है। न्यूरॉन सेल में कोशिका अगर टूट जाता है तो उसी तरह का टूटा ही रह जाता है, उसका पूरा निर्माण नहीं होता है। तो उसे हम सेल डिवीजन नहीं कह सकते हैं, उसे कोशिका का टूटना कहेंगे। और कोशिका का टूटना सेल डिवीजन नहीं कहलाता है। समझ में आया? तो सेल डिवीजन क्या होता है?
सेल डिवीजन यहाँ पे कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन किसे कहते हैं? एक कोशिका को टूट कर 2 या 2 से अधिक कोशिका का निर्माण कर देना क्या कहलाता है? कोशिका विभाजन कहलाता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कोशिका का क्या कर देना? 2 या 2 से अधिक कोशिका का निर्माण कर देना। ऐसा ना हो कि कोशिका टूटा है और वैसे की वैसे पड़ल है, वो निर्माण नहीं हो रहा है, अब तो उसे क्या कहेंगे? कोशिका विभाजन नहीं बोला जाएगा। अगर 2 कोशिका का निर्माण हो रहा है तभी उसे सेल डिवीजन कहा जाएगा। इसमें क्या होता है जिसे कोशिका का विभाजन होता है उसे मदर सेल, देखिए जिस कोशिका का विभाजन होता है उसे हम क्या कहेंगे? मदर सेल कहेंगे। और उसके बाद बनने वाले जो सेल होते हैं उसे हम डॉटर सेल कहेंगे। उसको कहेंगे पुत्री कोशिका। जो बन रही हैं उन्हें क्या कहेंगे? पुत्री कोशिका। और जो जो कोशिका टूट रहा है उसे हम क्या कहेंगे? मातृ कोशिका। हिंदी में मातृ कोशिका, इंग्लिश में मदर सेल बोला जाता है। और इंग्लिश में जो कोशिका बन रही है उसे हम डॉटर सेल बोलेंगे। जंतुओं में कोशिका विभाजन का कार्य कौन करता है? तो आपको अच्छे से समझाए हैं, सेंट्रोसोम करता है। यहाँ पे SOME होगा, यहाँ पे गलत है, सुधार लीजिएगा। तो जंतुओं में कोशिका विभाजन का कार्य कौन करता है? तो सेंट्रोसोम करता है। जबकि पादपों में भी आपको बताए थे कौन करता है? सेल प्लेट करता है। चलिए कोशिका विभाजन के बारे में हम आपको बताते हैं। ये हो गया एक कोशिका। कोशिका क्या होगा? कोशिका बीच से टूटेगा, टूट कर क्या होगा? अपने जैसा 2 कोशिका का निर्माण करेगा। तो एक कोशिका टूटकर कितने कोशिका में बट गया? 2 कोशिका में। तो इसे कहेंगे मदर सेल। इसे क्या बोलेंगे? मदर सेल। और इसे बोलेंगे दोनों को डॉटर सेल। समझ में आया? कोशिका विभाजन के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार होता है जिसे हम कहते हैं असूत्री विभाजन। दूसरा होता है समसूत्री विभाजन। और तीसरा होता है अर्धसूत्री विभाजन। तीनों को इंग्लिश में, असूत्री विभाजन को क्या बोलेंगे? एमाइटोसिस। और समसूत्री को माइटोसिस। और अर्धसूत्री को मियोसिस बोला जाता है इंग्लिश में। तो हिंदी में क्या बोलेंगे? असूत्री, दूसरा क्या होगा? समसूत्री, और तीसरा होगा अर्धसूत्री। तो आप इसको हिंदी में ही याद रखिएगा, ज़्यादा सहूलियत मिलेगी। कुछ देखिए, कुछ टर्म हम इंग्लिश में याद रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इंग्लिश से हमें कुछ हेल्प मिल जाता है। और कुछ टर्म्स जो है वो हिंदी में याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हिंदी से हमको कुछ टर्म कुछ क्या हेल्प मिल जाता है। जैसे mRNA, M फॉर मैसेंजर RNA पढ़ाए थे, tRNA, T फॉर ट्रांसफर RNA, और एक होता था rRNA, R फॉर राइबोसोम RNA। तो इसको आप इंग्लिश में याद रखिएगा तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि आपको क्या थोड़ा बहुत हेल्प दे दे रहा है। M फॉर मैसेंजर, T फॉर ट्रांसफर और R फॉर राइबोसोम, ये सब आपको थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाता है। इसमें देखिए, अगर एमाइटोसिस देखिएगा तो एमाइटोसिस मतलब कुछ मिल ही नहीं रहा है। इसके बारे में पहले समझा देते, उसके बाद से आप देखिएगा, हिंदी याद कीजिएगा तो आपको ज़्यादा सहूलियत होगी। इंग्लिश से ज़्यादा सहूलियत आपको हिंदी याद करने में होगी। असूत्री विभाजन क्या होता है? तो असूत्री विभाजन में एक कोशिका होती है। ये हो गई एक कोशिका। ये एक कोशिका क्या होती है? बीच से पचक जाती है। ये हो गया, बीच से पचक गया, और बीच से पचक कर और बाद में ये कोशिका क्या होती है? अलग अलग हो जाती है। इसे हम कहेंगे असूत्री विभाजन। मतलब इस पर कोई नियम कानून नहीं लगता है। ये क्या होगा? बीच से पचक कर और अलग अलग हो जाएगा। इसे हम क्या कहेंगे? असूत्री विभाजन कहेंगे। इसमें कोई नियम कानून नहीं लगता है। असूत्री एग्जाम्पल का आप यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए। असूत्री विभाजन किसे कहते हैं? तो यह विभाजन जीवाणु, विषाणु, सूक्ष्म जीवों में होता है। प्रोकैरियोटिक जीवों में कौन सा विभाजन होता है? असूत्री विभाजन होता है। तो प्रोकैरियोटिक जीवों में असूत्री विभाजन इसलिए हो जाता है क्योंकि इनमें ज़्यादा तामझाम नहीं है, क्योंकि इसमें पाया ही किया जाता है। एक केंद्रक पाया जाता है, न्यूक्लियस द्रव्य पाया जाता है, और राइबोसोम पाया जाएगा प्रोटीन का निर्माण करने के लिए। राइबोसोम कौन सा पाया जाएगा? 70S राइबोसोम पाया जाएगा। कौन सा? 70S राइबोसोम इनके अंदर पाया जाता है। तो इसमें ज़्यादा तामझाम नहीं रहता है इनमें। जैसे कोरोना वायरस हो गया। कोरोना वायरस क्या होता है? बहुत जल्दी से अपने आप को क्या करता है? विभाजित करता है, क्योंकि उसके अंदर केवल न्यूक्लियस पाया जाता है, केंद्रक द्रव्य पाया जाता है, थोड़ा बहुत राइबोसोम पाया जाता है, दूसरा कुछ तो पाया नहीं जाता है। तो उसमें असूत्री विभाजन आसानी से हो जाता है। इसमें क्या होगा? इसमें एक कोशिका यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक कोशिका है, इसे हम क्या कहेंगे? मदर सेल, जिसे पेरेंट सेल भी बोला जाता है। पेरेंट मतलब माता पिता दोनों हो जाते हैं, तो इसको मदर सेल या पेरेंट सेल कहेंगे। ये क्या होती है? इसका आकार में थोड़ा सा बड़ा होगा और अपने आप को धीरे धीरे क्या करेगा? बीच से पचक कर लास्ट में क्या होगा? अलग हो जाएगा। अलग हो जाएगा तो इस दोनों को हम क्या बोलेंगे? डॉटर सेल बोलेंगे। एक और एग्जाम्पल देखिए, ये क्या हो गया? एक कोशिका हो गया। कोशिका क्या हुआ? बीच से टूटना शुरू हुआ, बाद में इस तरह से इसका केंद्रक थोड़ा थोड़ा विभाजन होना शुरू हुआ। उसके बाद से केंद्रक ध्रुव की तरफ चला गया, इसका केंद्रक इधर और इसका केंद्रक इधर, और बीच से पचक कर दोनों कोशिका क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। इसे हम कहेंगे मदर सेल और इसे कहेंगे डॉटर सेल। पुत्री कोशिका, इसे कहेंगे मातृ कोशिका। असूत्री विभाजन आपको समझ में आया? तो उम्मीद करते हैं आपको असूत्री विभाजन समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं समसूत्री विभाजन की तरफ। तो समसूत्री विभाजन में क्या होता है? बहुत सारे फेजेज होते हैं।
तो समसूत्री विभाजन के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।